इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के अंतर्गत बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के बारे में जानेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स आमतौर पर दो प्रकार की हो सकती हैं, बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन। इस वीडियो में हम बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन पर फोकस करेंगे। क्योंकि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का ही एक पार्ट है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है ये पता होना जरूरी है। और ये हमने समझ लिया है एक पहले के वीडियो में, और वहां से हम कुछ चीजें अभी यहाँ रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो हमने उसमें मुख्य पॉइंट्स देखे थे वो फिर हमारे दिमाग में फ्रेश हो जाए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य होता है एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी कारक प्रभाव का संबंध स्थापित करना। ये करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चार मुख्य विशेषताएं होती हैं, और ये है मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल। मैनिपुलेशन हम एक वेरिएबल का करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या स्वतंत्र चर होता है, ताकि हम दो या उससे अधिक ट्रीटमेंट कंडीशंस बना सकें या लेवल्स बना सकें। मेजरमेंट हम करते हैं दूसरे वेरिएबल का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, ताकि अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या स्कोर हमें मिल रहा है वो हमें प्राप्त हो सके। कंपैरिजन में हम स्कोर्स की तुलना करते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल का स्कोर है उसकी तुलना करते हैं। और हमें कंट्रोल करना होता है अन्य वेरिएबल्स को जो कि हमारे इस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, इनको प्रभावित कर सकते हैं। ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं। और अगर ये एक सिस्टमैटिक ढंग से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वैरी कर रहे हैं, एक निश्चित तरीके से वैरी कर रहे हैं, तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बन सकते हैं। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कंफाउंडिंग वेरिएबल्स न बने, इसके भी कई तरीके होते हैं कि हम ये कैसे कंट्रोल करें, और ये सारी चीजें हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जब देखी थी तो उसमें समझी थी। जब हम अध्ययन पूरा कर लेते हैं तो जो भी शोध करता है वो हर ट्रीटमेंट कंडीशन में जो भी स्कोर्स मिले हैं उनकी तुलना करते हैं। अगर डिफरेंसेस मिल रहे हैं स्कोर्स में, ठीक ठाक डिफरेंसेस मिल रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंसेस इसलिए आए क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स में बदलाव किया था, मैनिपुलेशन किया था। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव आ रहे हैं, यानी यहां पर हमने कारक और प्रभाव का संबंध स्थापित किया। पर ये निश्चित तौर पे कह पाने के लिए कि इन दो चीजों के, इन दो वेरिएबल्स के बीच में कारक और प्रभाव का संबंध है, हमें बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है जो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ये कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, हमारे प्रतिभागियों की उम्र, उनका जेंडर, उनका व्यक्तित्व, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस, किन परिस्थितियों में टेस्ट कराए जा रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, मौसम कैसा है और लाइटिंग की कंडीशन कैसी है, और तमाम ऐसी चीजें, कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं और इन्हें हमें नियंत्रित या कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करने के तरीके भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वाली वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जब भी हम स्कोर्स का कंपैरिजन करते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में, तो यहाँ पर एक बात आती है कि अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में कौन से प्रतिभागी शामिल होंगे, कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे जो अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में शामिल होंगे। एक तरीका हो सकता है कि आप सिर्फ एक ग्रुप लें पार्टिसिपेंट्स का और उनको हर ट्रीटमेंट कंडीशन में उनसे एक्सपेरिमेंट करवाएं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये देखना हो, मेरा शोध का टॉपिक ये हो कि मुझे देखना है कि लोगों की स्मृति या याददाश्त एक सिलेबल वाले वर्ड्स के लिए कैसी होती है और दो सिलेबल वाले वर्ड्स के लिए कैसी होती है। तो इसमें मुझे पार्टिसिपेंट्स को एक सिलेबल वाले वर्ड्स की एक लिस्ट देनी पड़ेगी, उन्हें याद करने का समय देना पड़ेगा, और कुछ देर बाद फिर हम उनसे वो वर्ड्स दोहराने के लिए कहेंगे बिना देखे, जिससे हम चेक कर सके कि उनकी मेमोरी कैसी है वन सिलेबल वर्ड्स के लिए। फिर कुछ समय बाद, 2-4 घंटे बाद या मे बी अगले दिन, हम उन्हें दो सिलेबल वर्ड्स वाली लिस्ट देंगे, उसे याद करने के लिए कहेंगे, और फिर कुछ घंटे बाद उनका टेस्ट लेंगे या उनकी याददाश्त चेक करेंगे उन वर्ड्स के लिए। अब दोनों के अलग अलग कुछ स्कोर्स आएंगे। हो सकता है पहली लिस्ट में 10 वर्ड्स में से व्यक्ति ने 5 वर्ड्स याद रखे हों,
दूसरी लिस्ट में से 10 वर्ड्स में से 2 ही वर्ड्स याद रखे हों। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में, इसकी हम तुलना कर लेते हैं। और अगर बाकी चीज़ों को हमने नियंत्रित किया है, कंट्रोल किया है, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, तो फिर हम कह पाएंगे कि 1 सिलेबल वर्ड्स के लिए याददाश्त बेहतर होती है। अब इस सिचुएशन में हमने क्या किया है कि हमने एक ही ग्रुप लिया है पार्टिसिपेंट्स का और दोनों ट्रीटमेंट कंडीशंस में उनकी प्रतिभागिता हमने ली। इसको कहते हैं विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन या रिपीटेड मेजर्स डिजाइन। जैसा आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं कि ये दोनों रिसर्च डिजाइन्स कंपेयर की गई हैं। तो विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन जिसमें एक ग्रुप रहता है पार्टिसिपेंट्स का और वो हर ट्रीटमेंट कंडीशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके उलट है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में अलग अलग लोगों के समूहों को इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर ये मेमोरी वाला ही हम एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए अगर हम 10 लोगों पर ये टेस्ट कर रहे हैं, तो हम 10 लोग लेंगे जो कि 1 सिलेबल वर्ड्स की लिस्ट याद करेंगे और दूसरे 10 लोग लेंगे जो कि 2 सिलेबल वाले वर्ड्स की लिस्ट को याद करेंगे और फिर हम इनके स्कोर्स के बीच में तुलना करते हैं। ये दोनों टेस्ट या ये दोनों डिजाइन्स जो हैं विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन और बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन, ये किन परिस्थितियों में यूज होंगी ये हम आगे समझेंगे। तो ये जो दो ग्रुप्स हमने अलग अलग लिए दो ट्रीटमेंट कंडीशन के लिए, इसे हम कहते हैं बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन या इंडिपेंडेंट मेजर्स डिजाइन। अब यहाँ पे आप जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें देखिए, इंडिपेंडेंट मेजर्स भी बोला जाता है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन को, बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन या इंडिपेंडेंट मेजर्स डिजाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट मेजरमेंट हो रहा है, अलग अलग ग्रुप्स को हम एक एक बार ही मेजर कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से मेजर कर रहे हैं। जबकि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन को रिपीटेड मेजर्स डिजाइन भी कहते हैं। रिपीटेड क्योंकि दोहराव हो रहा है किसका? मेजरमेंट का। एक ही ग्रुप पे आप बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं अलग अलग कंडीशंस में, यानी अलग अलग ट्रीटमेंट्स में आप इनका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दिखाया हुआ है पहली वाली पिक्चर में, इंडिपेंडेंट मेजर्स या बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के लिए। ग्रुप ए में सारे ब्लू स्टार्स दिखाए हैं, जो ये बता रहा है कि ये एक ग्रुप है जो इसने पार्टिसिपेट किया एक कंडीशन में, और दूसरा रेड कलर के स्टार्स दिखाए हैं, वो बता रहा है कि ये 4 अलग पार्टिसिपेंट्स हैं जो ग्रुप बी में हैं और ये दूसरी कंडीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि वही बगल में रिपीटेड मेजर्स डिजाइन देखिए, जिसे विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन भी कहते हैं, कि कंडीशन 1 में जो 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही कंडीशन 2 में भी कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन में क्या हुआ? 8 पार्टिसिपेंट्स लगे, क्योंकि दो अगर आपकी ट्रीटमेंट कंडीशन है और दोनों में आपको 4 लोग लेने हैं और अलग अलग लोग लेने हैं क्योंकि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन है, तो 4 एक ग्रुप में 4 दूसरे ग्रुप में आपको 8 पार्टिसिपेंट्स लगेंगे। जबकि दूसरी कंडीशन में रिपीटेड मेजर्स या विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में वही 4 लोग एक कंडीशन में पार्टिसिपेट करके फिर दूसरी कंडीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं 4 लोगों से ही काम हो जाता है, हमें फिर नए 4 लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिक डिफरेंस यही है बिटवीन सब्जेक्ट्स और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में, कि बिटवीन सब्जेक्ट्स में हर ट्रीटमेंट कंडीशन में एक अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में सेम ग्रुप रहेगा पार्टिसिपेंट्स का और हर कंडीशन में वही ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। नीचे भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में एक सैंपल दिखाया गया है, वो ट्रीटमेंट ए में भी भाग लेते हैं और ट्रीटमेंट बी में भी भाग लेते हैं। लेकिन बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में एक सैंपल है, उस सैंपल में से कुछ लोग ट्रीटमेंट ए में भाग लेंगे और बाकी बचे हुए ट्रीटमेंट बी में भाग लेंगे, यानी दोनों ट्रीटमेंट्स में अलग अलग ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो भी ट्रीटमेंट कंडीशंस आपके एक्सपेरिमेंट में हैं, हर ट्रीटमेंट कंडीशन में अलग अलग ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब एक ही व्यक्ति हर ट्रीटमेंट कंडीशन में भाग नहीं लेगा, एक ग्रुप को एक ही तरह का ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस करना है, वो दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं, आप टीचर हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्लास में किस मेथड से पढ़ाने से बच्चों के मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं,
मान लीजिए आपने सोचा कि हम 2 मेथड ट्राई करेंगे, लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड। एक में टीचर लेक्चर देगा क्लास में, दूसरे में बच्चों में ही आपस में किसी टॉपिक पर हम डिस्कशन कराएंगे और फिर उन्हें टेस्ट देकर देखेंगे कि किस में उनके स्कोर्स बेहतर आ रहे हैं। अब इस केस में आप क्या करेंगे कि क्लास के आधे बच्चों को आप लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे और बाकी आधों को आप डिस्कशन मेथड से पढ़ाएंगे। फिर दोनों को सेम टेस्ट देंगे और टेस्ट की स्कोर्स की इन दोनों ग्रुप्स में तुलना करेंगे कि जिन लोगों को लेक्चर मेथड से पढ़ाया क्या उनका स्कोर ज्यादा आया है या जिन्हें डिस्कशन मेथड से पढ़ाया गया क्या उनका स्कोर ज्यादा आया है। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशंस में अलग अलग लोग ले रहे हैं। क्लास के बच्चों को हमने आधे आधे में बांट दिया, एक ग्रुप को सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाया, दूसरे को सिर्फ डिस्कशन मेथड से पढ़ाया। तो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की खासियत ये होती है कि हर पार्टिसिपेंट, हर प्रतिभागी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट कंडीशन में भाग लेता है, एक से अधिक में नहीं। यहां पर जैसा आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो भी हमारा समूह है या सैंपल है, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं, तो हम उसी सैंपल को बराबर बराबर 3 ग्रुप्स में बांट देंगे और एक ग्रुप एक ट्रीटमेंट कंडीशन में भाग लेगा। ये यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि हम ये जो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के बारे में देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंतर्गत, ऐसा नहीं है कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ही आती हैं। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और अन्य तरह की भी रिसर्च डिजाइनों में होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कैसे इस्तेमाल होता है ये चीज समझ रहे हैं। एक और विशेषता है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की, वो है इंडिपेंडेंट स्कोर्स। इस डिजाइन में स्वतंत्र स्कोर्स मिलते हैं हमें। जिस भी चीज का हम टेस्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हमें स्कोर मिलेगा वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक ट्रीटमेंट कंडीशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी हर प्रतिभागी सिर्फ एक बार कोई चीज एक्सपीरियंस करता है या टेस्ट देता है, और इसलिए जो भी स्कोर आएगा हर प्रतिभागी का वो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे के स्कोर से स्वतंत्र होता है। यहां हम इंडिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन से तुलना करें, जहां एक ही ग्रुप रहता है प्रतिभागियों का और हर ट्रीटमेंट कंडीशन में वो भाग लेता है, तो ऐसे लोगों का एक से अधिक स्कोर होगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने जो टीचिंग का एग्जाम्पल लिया, अगर हम क्लास के बच्चों को 2 भागों में न बांटकर पूरे क्लास के बच्चों को लें और एक बार उन्हें लेक्चर मेथड से पढ़ाएं और टेस्ट लें, फिर कुछ दिनों बाद उन्हें डिस्कशन मेथड से पढ़ाएं और फिर टेस्ट लें और स्कोर्स की तुलना करें, तो हम यहाँ देखेंगे कि हर बच्चे का 2 स्कोर होगा। एक जब उससे लेक्चर मेथड से पढ़ाया गया तो उसका कितना स्कोर आया, और दूसरा उसी बच्चे को जब डिस्कशन मेथड से पढ़ाया गया तो कितना स्कोर आया। तो यहाँ स्कोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति का एक से अधिक स्कोर आ रहा है। लेकिन बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन, इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति का स्कोर इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में मान लीजिए अगर 2 ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं, ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी, और दोनों से ही आपको 30 स्कोर्स मिलते हैं, 30 स्कोर ट्रीटमेंट ए से, 30 स्कोर ट्रीटमेंट बी से, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस अध्ययन में टोटल 60 लोगों का प्रयोग हुआ है, 60 लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की है, क्योंकि ये बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन है और 30 स्कोर एक ग्रुप से आ रहे हैं, एक ट्रीटमेंट से आ रहे हैं, 30 दूसरे ट्रीटमेंट से आ रहे हैं, और ये सब अलग अलग लोग हैं क्योंकि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन है। तो ट्रीटमेंट ए में एक समूह ने भाग लिया होगा, ट्रीटमेंट बी में दूसरे समूह ने भाग लिया होगा, तो टोटल हमारे पास 60 स्कोर आ रहे हैं। इसका मतलब कि 60 प्रतिभागी रहे होंगे। तो इंडिपेंडेंट स्कोर्स की ये जो बात आ रही है जब हम बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की बात करते हैं, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हम फाइनल स्कोर्स की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि हम किसी अध्ययन में मान लीजिए कुछ ऐसी चीज मेजर कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे स्कोर्स आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं किसी व्यक्ति में कि उसका रिएक्शन टाइम कितना है, कितनी जल्दी व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, ये समय हम मेजर कर रहे हैं मिली सेकेंड्स में मान लीजिए, तो इसमें परिवर्तन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। हम व्यक्ति से एक बार वो टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम कई बारों से करवाएंगे, 20, 30, 50 बार करवाएंगे, और जितना भी उसका रिएक्शन टाइम हर बार आएगा इसका एवरेज ले लेंगे।
औसत ले लेंगे और फिर हम कहेंगे कि हाँ इस व्यक्ति का इतना रिएक्शन टाइम है। पर यहाँ ये मत समझिए कि एक व्यक्ति पे एक से ज्यादा स्कोर्स लिए गए तो इसका मतलब ये विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन हो गया। नहीं, ये बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन ही है, क्योंकि अंततः हम क्या कर रहे हैं, उन सारे स्कोर्स को एवरेज करके एक ही स्कोर बना रहे हैं। उसने जब ये स्कोर्स उसके जो आए व्यक्ति के 40-50 स्कोर्स जो भी आए रिएक्शन टाइम के, वो हमने एक ही ट्रीटमेंट में लिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्कोर एक ट्रीटमेंट में, दूसरा फिर दूसरे ट्रीटमेंट में, तीसरा तीसरे ट्रीटमेंट में और फिर एवरेज कर रहे हैं। नहीं, एक ही ट्रीटमेंट कंडीशन में हम बार बार उससे एक ही प्रकार की चीज करा रहे हैं। और यहाँ करवाने का बार बार उद्देश्य ये है कि जिस चीज का हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें बड़ा वेरिएशन आता है, तो हमें सही स्कोर मिल सके इसके लिए हम ढेर सारी बार वो चीज करा के और एक औसत स्कोर निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक व्यक्ति के लिए एक ही स्कोर आता है, और इसलिए ये बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन ही होगा। इसे विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन समझने की गलती नहीं करनी है। बिटवीन और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में याद रखना है डिफरेंस ये है कि एक समूह अगर एक ट्रीटमेंट कंडीशन में ही भाग लेता है, दूसरे में नहीं, तो ये बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन है। अगर एक समूह एक ट्रीटमेंट कंडीशन में भाग लेता है, फिर दूसरे में भी लेता है, तीसरे में भी लेता है, जितने भी ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं सब में वही ग्रुप प्रतिभागिता करता है, तो वो विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन होगा। अब देखते हैं कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के क्या फायदे हैं और क्या क्या कमियां हैं इसमें। एक बहुत अच्छा एडवांटेज बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन का ये है कि हर व्यक्ति का स्कोर जो आता है वो एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र स्कोर होता है। इंडिपेंडेंट होने का कारण ये है कि एक व्यक्ति का मापन हम सिर्फ एक ही बार करते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक ट्रीटमेंट कंडीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए उसका जो भी स्कोर आएगा वो सिर्फ एक स्कोर आएगा, एक सिंगल स्कोर आएगा, यानी उस पर और चीजों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे दूसरी ट्रीटमेंट कंडीशंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो कि एक विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में आपको देखने में आएगा। क्योंकि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन लगभग एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की जो खूबियां हैं वो विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन की खामियां होती हैं, और जो विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में खूबियां हैं वो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की कमियां होती हैं। तो हम यहाँ ये जो बात कर रहे हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट स्कोर्स आते हैं और ये दूसरे ट्रीटमेंट कंडीशन से प्रभावित नहीं होते हैं, यही चीज विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में नहीं होती, ये उसकी कमी है। विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में क्योंकि वही वाले प्रतिभागी बार बार अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में भाग ले रहे हैं, इसलिए उनके स्कोर्स पर कई चीजों का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस के एक्सपीरियंस का भी प्रभाव पड़ता है। बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में क्योंकि इंडिपेंडेंट स्कोर्स आते हैं, इसलिए हम इस डिजाइन को इंडिपेंडेंट मेजर्स डिजाइन भी कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है मान लीजिए, और उसमें अगर आप ये कंपेयर कर रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन में, अलग अलग तापमान में व्यक्ति का प्रदर्शन कैसा होगा किसी चीज पर, किसी टेस्ट पर या किसी काम पर, तो इसमें अगर आप बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन इस्तेमाल करते हैं और मान लीजिए आपने 3 ट्रीटमेंट कंडीशन ली, यानी 3 तापमान के कंडीशन लिए, एक 50 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 70 डिग्री। अब अगर आप बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन लेंगे तो एक समूह लेंगे मान लीजिए 10 लोगों का, जो 50 डिग्री वाली कंडीशन में अपना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे 10 लोग आप लेंगे जो 60 डिग्री वाले तापमान में अपना काम करेंगे, और तीसरे 10 लोग लेंगे जो 70 डिग्री वाले रूम में अपना प्रदर्शन देंगे। तो यहां पर सबका स्कोर इंडिपेंडेंट आएगा और दूसरे ट्रीटमेंट कंडीशन का, यानी दूसरे टेम्परेचर का एक ग्रुप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 50 डिग्री वाले रूम में जो काम कर रहा है उसका 60 डिग्री या 70 डिग्री वाला कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर यही चीज नहीं होती है एक विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में। विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आते हैं। कोई चीज अगर आप अकेले में देखिए तो आपको बड़ी लग सकती है या छोटी लग सकती है, पर जब उसी चीज को एक बहुत बड़ी चीज से तुलना करें तो आपको छोटी ही लगेगी, और अगर छोटी चीज से तुलना करें तो बड़ी लगेगी। यही होता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। अब क्योंकि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में एक ही समूह होता है जो पहले 50 डिग्री वाले कमरे में अपना कुछ प्रदर्शन देगा, फिर कुछ समय बाद उसे 60 डिग्री वाले कमरे में ले जाएंगे, वहां उसका परफॉर्मेंस कराएंगे, फिर कुछ समय बाद 70 डिग्री वाले कमरे में ले जाएंगे और वहां भी उसी ग्रुप को काम कराएंगे।
अब यहाँ देखिए कि कितनी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि व्यक्ति वही काम कर रहा है बार बार हर टेम्परेचर वाली कंडीशन में। तो हो ये सकता है कि पहली बार जब उसने काम किया, जो प्रदर्शन किया, मान लीजिए कोई टेस्ट कराया गया, तो वो नया था उसके लिए। पर जब दोबारा फिर से वही टेस्ट कराया गया दूसरे तापमान वाले कंडीशन में, तो हो सकता है तापमान बढ़ने से उसका परफॉर्मेंस खराब होता, पर नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस का इफेक्ट दिखाई देगा। अब वो वही टेस्ट फिर से दे रहा है, उसे सब क्वेश्चंस पता है, उसने अभी अभी आंसर दिया है, अब वो जल्दी कर लेगा, बेहतर कर लेगा। फिर 70 डिग्री वाले टेम्परेचर में गया, टेम्परेचर और बढ़ने से उसे बेचैनी होनी चाहिए, उसका परफॉर्मेंस खराब होना चाहिए, लेकिन पता चला परफॉर्मेंस और अच्छा ही हो गया। क्यों? फिर से प्रैक्टिस इफेक्ट, क्योंकि उसने तीसरी बार वही सेम टेस्ट दिया है, उसकी और प्रैक्टिस हो चुकी है, तो परफॉर्मेंस बेहतर आ रहा है। तो जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ने से परफॉर्मेंस गिरेगा, एक्चुअली लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। पर कारण ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से परफॉर्मेंस बढ़ता है, कारण कुछ और है कि प्रैक्टिस व्यक्ति ने बहुत कर लिया है, टेस्ट को एक ही चीज बार बार कर रहा है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। यही समस्या एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हर कंडीशन में सिर्फ एक समूह पार्टिसिपेट करता है और वो दूसरी कंडीशन में नहीं करता। तो यहाँ प्रैक्टिस होने का चीजों का सवाल ही नहीं है। तो ये एक खूबी है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की, कि इसमें प्रैक्टिस इफेक्ट नहीं होते। दूसरी सिचुएशन जिसे कहते हैं फटीग इफेक्ट या बोर्डम इफेक्ट। विद इन सब्जेक्ट डिजाइन में सोचिए, अगर एक ही समूह है जो बार बार इन तीनों टेम्परेचर वाली कंडीशन में काम कर रहा है, तो समय के साथ जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस का इफेक्ट आए, व्यक्ति बोर भी महसूस कर सकता है या थकान होने लग सकती है, एक ही काम बार बार उसे रिपीट करना पड़ रहा है। तो शुरुआत में तो जब वो बिल्कुल फ्रेश था, 50 डिग्री वाले कमरे में काम किया, उसने थोड़ा बेहतर किया, लेकिन फिर 60 डिग्री वाले कमरे में किया, फिर वही काम किया, थोड़ी अब उसे थकान होने लगी है, फिर से वही वाला काम रिपीट करना है। फिर 70 डिग्री वाले कमरे में उसने वही टास्क रिपीट किया, अब उसे और थकान हो गई है या बोर होते जा रहा है व्यक्ति, इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब होते जा रही है। और आपको लगेगा कि अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, पर यहाँ कारण टेम्परेचर नहीं था, यहाँ कारण था बोरियत या थकान। यही परेशानी कभी भी एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में नहीं हो सकती, क्योंकि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में हर समूह सिर्फ एक ही कंडीशन में भाग लेता है, वो न दूसरे कंडीशन में कभी भाग लेता है और न ही इसके कारण कभी उसको थकान महसूस होगी, चाहे प्रैक्टिस का इफेक्ट आएगा। तो ये भी एक फायदा है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन का, कि इसमें थकान या बोर्डम, बोरियत नहीं होती। और तीसरा फायदा कि इसमें कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी नहीं होता, जो कि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में होगा। विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले हम 60 डिग्री वाले कमरे में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, फिर 50 डिग्री वाले में कराते हैं, तो उसे 60 डिग्री वाले कमरे की तुलना में 50 डिग्री वाला कमरा ठंडा लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम 70 डिग्री वाले कमरे में पहले करवा देते हैं टास्क, फिर 60 डिग्री वाले कमरे में लाते हैं, तो वही 60 डिग्री वाला कमरा उसे ठंडा महसूस होगा। पहले वाले केस में 50 डिग्री की तुलना में 60 डिग्री वाला कमरा गर्म लग रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने पहले 70 डिग्री में काम करा लिया, उसे जब हम 60 में लाते हैं, तो उसे वही 60 डिग्री का कमरा जो किसी और व्यक्ति को गर्म लग रहा है, इस व्यक्ति को ठंडा लगता है। तो यही होता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जब तक आप किसी चीज को अकेलेपन में देख रहे हैं, तो आपका उसका ओपिनियन जो बनेगा वो एक अलग तरीके का होगा, लेकिन जब आपको उसकी तुलना किसी और चीज से करने के लिए कोई मापदंड दे दिया जाता है, तो वही चीज आपको अलग अलग परिस्थितियों में अलग लगेगी। किसी बड़ी चीज से तुलना करेंगे तो वही चीज छोटी लगेगी, और किसी छोटी चीज से तुलना करेंगे तो वही चीज बड़ी लगने लगती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जो आएगा, वो आपके परफॉर्मेंस में प्रभाव डालेगा, और यही चीज बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में नहीं होती। कारण, क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ट्रीटमेंट में भाग ले रहे हैं, एक ही ग्रुप हर कंडीशन में नहीं भाग ले रहा है। अब यहां देख के आपको लग सकता है कि फिर तो विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन बहुत ही खराब तरह की, बकवास तरह की डिजाइन है, उसे इस्तेमाल ही क्यों करते हैं जब उसमें इतनी कमियां हैं। पर अभी हम जब डिसएडवांटेज देखेंगे आगे बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन का, तब आपको पता चलेगा कि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन की खूबी क्या है।
और विद इन सब्जेक्ट डिजाइन पर हम एक सेपरेट वीडियो भी देखेंगे जिसमें इस चीजें डिस्कस करेंगे। तो हमने ये देखा कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में एक तो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस का इफेक्ट नहीं आता जो हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करे, इसमें थकान या बोरियत का भी इफेक्ट नहीं आता और कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी नहीं आता। इसके साथ साथ एक और इसमें फायदा है कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन आप हर परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का अध्ययन अगर कर रहे हैं, हमेशा वो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के प्रकार का हो सकता है कि आपने अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में अलग अलग लोगों को शामिल किया। पर विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन आप हर परिस्थिति में नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम समझेंगे जब हम विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन को डिटेल में देखेंगे। अब बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इसमें कमियां क्या हैं। बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में एक मुख्य कमी जो आती है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि हर परिस्थिति में हर ट्रीटमेंट कंडीशन में अलग अलग लोगों को भाग लेना है, इसलिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है एक विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन की तुलना में। मान लीजिए आप कोई अध्ययन कर रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 5 चरण हैं, यानी 5 ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं, और हर ग्रुप में आपने सोचा कि 30-30 पार्टिसिपेंट्स हम लेंगे। तो 30 पार्टिसिपेंट्स एक ट्रीटमेंट कंडीशन में, फिर दूसरे 30 पार्टिसिपेंट्स दूसरे में, ऐसे करके आपको 150 पार्टिसिपेंट्स लग जाएंगे। जबकि वहीं अगर आप विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन यूज कर रहे होते तो सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स की जरूरत पड़ती जो एक एक करके हर ट्रीटमेंट कंडीशन में भाग लेते। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, कहाँ 30 पार्टिसिपेंट्स और कहाँ 150 पार्टिसिपेंट्स चाहिए। तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में अगर आपको ऐसे टॉपिक पर अध्ययन करना है या ऐसे प्रतिभागी चाहिए जो आसानी से मिल जाते हैं, तो 150 लोगों को पाना कोई बड़ी चीज नहीं है। दिक्कत वहां होती है जहां किसी स्पेशल तरह की पॉपुलेशन पे आप अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे जिनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया जैसी पढ़ने लिखने की दिक्कत है उन्हें, ऐसे बच्चों को अगर आपको ढूंढना है जो इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, तो अब आपको ढूंढने में 150 पार्टिसिपेंट्स बहुत मुश्किल आएगी, शायद न भी मिल पाए। जबकि वहीं अगर सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना होता तो शायद आपको मिल जाता अगर आप विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन इस्तेमाल कर रहे होते। तो ये एक कमी होती है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की। अब अगली डिसएडवांटेज जो हम देखेंगे बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये सबसे प्रमुख कमी है एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की जो एक विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में नहीं होती। इसीलिए जब भी आमतौर पर आप बिटवीन सब्जेक्ट्स और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन की बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी डिजाइन बेहतर है, तो हमेशा विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन बेहतर मानी जाती है। और कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो एक विद इन सब्जेक्ट डिजाइन में नहीं होता लेकिन बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में होता है, और ये एक बहुत बड़ी कमी है क्योंकि बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में हर ट्रीटमेंट कंडीशन में आपने अलग अलग लोगों को शामिल किया है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग लोगों की अलग अलग विशेषताएं होंगी, उनमें अलग अलग अंतर होंगे जो कि स्कोर को, रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। और आप निश्चित तौर पर ये नहीं कह पाएंगे कि जो भी आपने अंतर देखे स्कोर्स में अलग अलग ग्रुप्स में, वो उस ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है, अलग अलग ट्रीटमेंट जो अलग अलग लोगों को दी गई उसकी वजह से है, या इस वजह से है कि लोग अलग अलग थे। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बताया गया है, जॉन और मैरी। ये दोनों मान लीजिए एक अध्ययन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। उस अध्ययन में 2 ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं और हम देखना चाहते हैं कि किस कंडीशन का कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब मान लीजिए हम ये देखना चाह रहे हैं इन दोनों बच्चों में कि लेक्चर मेथड से अगर हम पढ़ाते हैं तो किसे अच्छा स्कोर मिलता है और डिस्कशन मेथड से पढ़ाते हैं तो कैसे मिलता है, और हमने इसमें बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन यूज की। तो मान लीजिए हमने लेक्चर मेथड वाले ग्रुप में जॉन को डाल दिया और डिस्कशन मेथड वाले ग्रुप में मैरी को डाल दिया। और मान लीजिए हम इन्हें साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, एक को लेक्चर मेथड से, एक को डिस्कशन मेथड से, और फिर एग्जाम लेके देखेंगे कि स्कोर्स कितने आ रहे हैं।
तो हमने बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन यूज की, इसलिए अलग अलग लोगों को डाला अलग अलग ग्रुप में। लेक्चर मेथड में जॉन को डाला, डिस्कशन मेथड से मैरी को पढ़ाया। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि मान लीजिए आपको दिखा कि जॉन का स्कोर कम आ रहा है और मैरी का स्कोर ज्यादा आ रहा है, तो क्या आप ये कह पाएंगे निश्चित तौर पर कि लेक्चर मेथड से बेहतर होता है डिस्कशन मेथड साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए? शायद नहीं, क्योंकि जॉन और मैरी में कुछ और भी भिन्नताएं थी, जिसकी वजह से कई और एक्सप्लेनेशन निकल सकते हैं इस रिजल्ट के कि क्यों मैरी का स्कोर अच्छा आया और जॉन का खराब। आइए देखते हैं कि वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए कि जॉन और मैरी में कितनी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। जॉन 21 साल का पुरुष है और व्हाइट मेल है, यानी कॉकेशियन ओरिजिन का ये होगा, अफ्रीकन नहीं है कहने का मतलब। ये 5 फुट 10 इंच इसकी हाइट है, 180 पाउंड इनका वजन है। नीली आंखें हैं, बाल काले नहीं है, ब्लॉन्ड है, भूरे या थोड़ा येलोइश कलर के जो बाल होते हैं विदेशियों के वैसे बाल हैं इनके। आईक्यू है इनका 110। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इनकी एक बड़ी बहन है। ये केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और पिछली रात ये 2 बजे तक जागे थे, क्योंकि केमिस्ट्री एग्जाम में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और ये उसका जश्न मना रहे थे। जश्न के समय इन्होंने कुछ अल्कोहल भी ली, थोड़ी शराब भी ली और 2 बजे तक पार्टी करने के बाद फिर ये सोने गए और सुबह 6 बजे एक्सपेरिमेंट था, तो उठकर ये 4 घंटे की नींद लेकर आ गए। और 4 घंटे में इनकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई, और क्योंकि इन्होंने शराब ली थी पिछली रात, उसका भी थोड़ा असर था, हल्के नशे में ये अभी भी थे जब ये एक्सपेरिमेंट करने आए। वही मैरी की बात करते हैं। मैरी 20 साल की हैं, ब्लैक फीमेल है, यानी ये अफ्रीकन ओरिजिन की हैं। इनकी हाइट है 5 फुट 3 इंच। इनकी आंख का कलर है ब्राउन, बाल हैं काले और आईक्यू है 142। इनकी माँ और पिता दोनों ही डॉक्टर्स हैं और ये एकमात्र औलाद है उनकी, मतलब कोई भाई बहन इनके नहीं है। ये हिस्ट्री में मेनली पढ़ाई कर रही हैं, मेजर इनका हिस्ट्री है। विदेशों में ऐसे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करते हैं पर बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, तो एक तरह से इनका ऑनर्स सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पर बाकी सब्जेक्ट्स में, माइनर सब्जेक्ट में इन्होंने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई ये कर रही हैं। इनको पिछली रात थोड़ा जुकाम हो गया था, जिसकी वजह से ये 8 ही बजे सोने चली गई और अगले दिन जब 6 बजे एक्सपेरिमेंट के लिए आई तो इनकी नींद अच्छे से पूरी हुई थी और इनका जुकाम भी लगभग ठीक हो चुका था, इन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन इनको भूख लग रही थी क्योंकि इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह सुबह। अब बताइए कि इन दोनों लोगों को अगर जॉन को लेक्चर मेथड से पढ़ाया गया और मैरी को डिस्कशन मेथड से, और फिर हमने टेस्ट दिया, दोनों को ही साइकोलॉजी पढ़ाया, टेस्ट दिया और फिर हमें दिखा कि मैरी का स्कोर अच्छा आ रहा है, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए डिस्कशन मेथड बेहतर होता है? नहीं, क्योंकि कई और एक्सप्लेनेशन इस रिजल्ट के हो सकते हैं। इसमें कई सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स थे जो हम कंट्रोल नहीं कर सके, और ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। जॉन व्हाइट है, मैरी ब्लैक है, इन दोनों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अलग हैं, बाल का कलर, हाइट। अगर ये सब प्रभाव डालते होंगे तो ये सब जरूर कुछ फैक्टर्स हैं। एक बहुत मेजर फैक्टर तो आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो ये है कि जॉन थके हुए थे, थोड़े नशे में थे, उन्होंने आराम भी नहीं किया था, जाहिर सी बात है टेस्ट पे उनका परफॉर्मेंस खराब होगा ही। जबकि मैरी स्वस्थ थी, आराम से उन्होंने पिछली रात अच्छे से रेस्ट भी किया था, नींद पूरी की थी, तो बिल्कुल अलर्ट थी, अच्छे से टेस्ट दे पा रही थी। तो हो सकता है ये कारण रहा हो स्कोर बेहतर आने का। हो सकता है जॉन भी अगर नशे की हालत में नहीं होते और अच्छी नींद पूरी की होती तो वो भी बराबर स्कोर या बेहतर स्कोर लाए होते। एक और मेजर फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये कि दोनों को हमने साइकोलॉजी पढ़ाया। जॉन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, शायद साइकोलॉजी उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैरी को साइकोलॉजी का आइडिया है, वो साइकोलॉजी पढ़ती हैं। हो सकता है इसकी वजह से उन्हें हेल्प मिली हो, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया हो। तो जब भी किसी रिजल्ट के लिए एक से अधिक एक्सप्लेनेशन हो पाए, तब हम कहते हैं कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का इसमें रोल है। और तब हम निश्चित तौर पे ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हमारे अध्ययन में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके लेवल में परिवर्तन करने की वजह से हमारा रिजल्ट ऐसा आया। यानी इस केस में लेक्चर और डिस्कशन मेथड में कौन सा मेथड बेहतर है, ये हमें कहने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें और भी कई कारण दिख रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया होगा।
तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये बहुत बड़ी कमी है जो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में होती है और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में नहीं होती है। उसमें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में आप मान लीजिए मैरी को ही लेते, मैरी को ही पहले लेक्चर मेथड से पढ़ाते और टेस्ट लेते, फिर इन्हीं को डिस्कशन मेथड से पढ़ाते और टेस्ट लेते। तो इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि दोनों परिस्थिति में सेम ही व्यक्ति ने भाग लिया है, सेम व्यक्ति है, वही परिस्थिति है उसकी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई अंतर नहीं है, यानी कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं है, तो इसका प्रभाव स्कोर्स पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन हमेशा बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन से बेहतर मानी जाती है। पर कभी कभी कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन हम नहीं यूज करके बिटवीन यूज करने को बाध्य होते हैं और प्रयास करते हैं कि जिस हद तक हो सके इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम कम से कम रख सकें। जैसे अगर हमें चुनाव करना हो किन्हीं दो लोगों का, जॉन और मैरी जैसे दो लोगों का, तो हम कोशिश करेंगे कि ये वैसे लोग हों जिनमें कम से कम अंतर हो, इनका आईक्यू लगभग समान हो, इनकी बाकी परिस्थितियां भी लगभग समान हो, कैसे घर परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, ये चीजें भी समान हो, कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर तरह का इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप मिटा सके, कोई दो व्यक्ति बिल्कुल हर तरह से शारीरिक मानसिक तौर पर एक समान हो सके, ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है, अलग होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी होती है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के साथ कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में कभी कभी हो सकता है कि हमारा जो शोध हम कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ही रहा हो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखना। जैसे मान लीजिए आप कोई अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आप ये देखना ही चाहते हैं कि पुरुष और महिलाओं के एटीट्यूड में अंतर होता है या नहीं, तो यहाँ पर आप व्यक्तिगत भिन्नताएं देखना ही चाह रहे हैं जेंडर के आधार पर कि पुरुषों का किस तरह का एटीट्यूड होता है और महिलाओं का कैसा होता है। तो यहाँ तो आपके शोध का ही ये उद्देश्य है इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखना। पर इसके अलावा और प्रकार के अध्ययनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक तरह से एक्सट्रेनियस वेरिएबल का काम करता है और ये हमारे रिजल्ट को प्रभावित करता है गलत तरीके से। तो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों समस्या का कारण बनते हैं? दो मुख्य वजह से। पहला कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बन सकते हैं। मान लीजिए कोई शोधकर्ता अगर अध्ययन कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के बीच में, और ट्रीटमेंट ए में कुछ पार्टिसिपेंट्स इन्होंने लिए, ट्रीटमेंट बी में कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए, और फिर जब इनका कोई टेस्ट लेके स्कोर देखा और ये पाया कि ट्रीटमेंट ए के लोगों का स्कोर ज्यादा आ रहा है ट्रीटमेंट बी वालों से। इसके चलते जो शोधकर्ता है वो ये निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट ए बेहतर होता है ट्रीटमेंट बी की तुलना में, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेंट्स का ज्यादा स्कोर आया। लेकिन अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लोगों में, तो हमेशा एक दूसरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है रिजल्ट्स के लिए कि हो सकता है ये कारण रहा हो सकता है एज कारण रहा हो सकता है जेंडर का कारण रहा हो, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वैसे तो जब भी हम बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन यूज करते हैं और अलग अलग लोग भाग ले रहे हैं हर अध्ययन में, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे ही, ये हम मान के चलते हैं। जब अलग अलग लोग हैं तो अंतर तो आएगा ही। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल हूबहू एक जैसा दूसरे की तरह से नहीं होता, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से, तो अंतर तो आएगा ही। लेकिन ये अंतर चिंता का कारण तब बन जाते हैं जब इनमें कोई एक पैटर्न बन जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने दो ग्रुप बनाया, ट्रीटमेंट ए ट्रीटमेंट बी। आप देखना चाहते हैं कि एक ग्रुप को अगर हमने मैथ्स का ट्यूशन दिया है हफ्ते में 10 घंटे, और दूसरे ग्रुप को हमने मैथ्स का ट्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ सीधे उनको अपने से पढ़ने दिया और टेस्ट ले लिया है, तो किसका बेहतर स्कोर आ रहा है? यानी आप देखना चाहते हैं कि क्या मैथ्स का ट्यूशन देने से कोई प्रभाव पड़ता है मैथ्स के स्कोर पे या नहीं। अब मान लीजिए कि आपने दो अलग अलग समूह लिए 10-10 लोगों के, इन दोनों ग्रुप्स में एक को ट्यूशन मेथड से पढ़ाया, एक को कोई ट्यूशन नहीं दी। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो जाहिर सी बात है रहेंगे दोनों ग्रुप में, 10-10 अलग अलग लोग लिए गए हैं। पर अगर ये जो 10 अलग लोग डाले गए हैं दोनों ग्रुप में, इनमें किसी आधार पे कोई ऐसा पैटर्न बन जाए कि बाय चांस आपने ग्रुप ए में जो जिसको ट्यूशन आप दे रहे थे उसमें सब यंग लोगों को लिया, और दूसरे ग्रुप में ट्रीटमेंट बी जिसमें कोई ट्यूशन नहीं दिया उसमें ओल्ड लोगों को लिया, थोड़ा ज्यादा उम्र के लोगों को लिया। तो अब यहां पर क्या हुआ
कि उम्र की वजह से एक ग्रुप दूसरे से अलग हो गया है। एक यंग लोगों का ग्रुप बन गया है बाय चांस और एक ओल्ड लोगों का ग्रुप बन गया है। अब मान लीजिए आपने स्कोर्स चेक किए, दोनों के टेस्ट लिया और आपको मिला कि हाँ ट्रीटमेंट ए का स्कोर ज्यादा आ रहा है, ट्रीटमेंट बी का कम आ रहा है। तो आप ये निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि मैथ्स की ट्यूशन देने से फायदा होता है, मैथ्स के स्कोर इंप्रूव होते हैं। पर क्या यही एक कारण होगा? ये भी तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट ए में आपने सब यंग लोगों को लिए, उनका मैथ्स का नॉलेज वैसे भी अच्छा था या वो पढ़ने में अच्छे थे, उम्र के साथ ये सब चीजें, इनकी नॉलेज घटती है। तो दूसरे ग्रुप को ये कारण नहीं था कि आपने ट्यूशन नहीं दिया, बल्कि वो उम्र दराज लोग थे, थोड़ा ओल्ड लोग थे, तो उनका परफॉर्मेंस वैसे भी खराब ही आता। अगर आप दोनों ग्रुप को बस ऐसे ही कंपेयर करते बिना किसी को ट्यूशन दिए तो भी शायद यही नतीजा आता कि जो ओल्ड ग्रुप है उसका परफॉर्मेंस यंग लोगों से खराब होता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से दोनों ग्रुप काफी भिन्न हो गए। अगर ये चीज न रही होती, अगर दोनों ग्रुप में बराबर तरह से यंग और ओल्ड लोग रहते, मिक्स होता दोनों का, तो फिर उम्र एक फैक्टर नहीं बनता। पर यहाँ पर ये एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है क्योंकि इसमें भिन्नता हो रही है। एक ग्रुप में ज्यादा उम्र के लोग आ गए हैं बाई चांस, दूसरे में कम आ गए हैं। इससे अध्ययन की आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी प्रभावित होती है। और इस तरह की इंटरनल वैलिडिटी जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने जब लोगों को दो ग्रुप्स में शामिल किया तो सही प्रकार से उनको नहीं डाला, इस तरह डाल दिया कि एक ग्रुप में ऐसे लोगों को डाला जो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो थी किसी एक पहलू पर, मान लीजिए एज पर, वो एक तरह की थी और दूसरे ग्रुप में दूसरी तरह की थी। तो इसे हम कहते हैं असाइनमेंट बायस। हमने लोगों को ग्रुप में असाइन करने में गलती की है, वहां पर एरर हो गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो ये एक कारण बनता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बन सकते हैं। और दूसरा फैक्टर कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से कभी कभी स्कोर्स में इतना ज्यादा वेरिएशन, इतना ज्यादा बदलाव आ सकता है कि आपने जो ट्रीटमेंट दी उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं ये देखना मुश्किल हो जाता है। अब ये चीज क्या है, कैसे होती है, इसे हम आगे बेहतर समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं तो आपको ट्रीटमेंट का प्रभाव पड़ा कि नहीं ये देखने में कठिनाई होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने दो ग्रुप लिए, एक को ट्यूशन मेथड से पढ़ाया और एक को कोई ट्यूशन नहीं दी, और मैथ्स का फिर आपने बाद में टेस्ट लिया। अब टेस्ट लिया तो आपको स्कोर्स जो मिले, तो मिला कि पहला ग्रुप जो है ट्रीटमेंट ए, मान लीजिए उसमें 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का 100 में से स्कोर आया 20, दूसरे का आया 50, तीसरे का आया 70। अब कितना वेरिएशन आ रहा है इनके स्कोर्स में। अब इसका आप औसत निकालेंगे और दूसरा ग्रुप जो है उसमें मान लीजिए स्कोर्स आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है जो उनका, वहां भी स्कोर्स में काफी वेरिएशन आ रहे हैं। वहां भी आ रहा है स्कोर मान लीजिए 10, 55 और 95 मान लीजिए। तो आप दूसरे ग्रुप में भी एक एवरेज निकालेंगे और फिर दोनों का औसत आप कंपेयर करने की तुलना करेंगे किसमें ज्यादा या किसमें कम आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट का प्रभाव पड़ा भी हो, यानी ट्यूशन से पढ़ाने का प्रभाव पड़ा भी हो, तो लोगों के बीच में इतना स्कोर में अंतर है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि अंतर स्कोर में आ रहा है तो वो ट्यूशन देने या न देने की वजह से आ रहा है या लोगों में ही इतनी भिन्नता है। जैसे आप देखिए कि पहला ग्रुप जिसमें 3 लोग हैं, आपने तीनों को ट्यूशन से पढ़ाया, लगभग स्कोर उनके एक जैसे आने चाहिए थे, लेकिन एक का स्कोर 10 आ रहा है और दूसरे का 60 आ रहा है, इतना अंतर आ रहा है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है। एक बच्चा मैथ्स में रियली पुअर हो, एक ठीक ठाक हो, तो ट्यूशन का प्रभाव एक जैसा पड़ेगा भी नहीं दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है वो हमने जो ट्रीटमेंट दिया उसके प्रभाव को ढक लेता है, छुपा लेता है। तो स्कोर्स के आधार पे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ट्यूशन देने से कोई फायदा हुआ भी या नहीं, क्योंकि एक बच्चे का स्कोर 10 आ रहा है, दूसरे का 60 आ रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है। इसलिए भी कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लोगों को शामिल करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके अंदर
कम से कम हो। एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में कुछ और भी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं। पहला तो कंफाउंडिंग जो आता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आता है, जिसे हम असाइनमेंट बायस कहते हैं। क्योंकि अगर एक ट्रीटमेंट कंडीशन में जो लोग हैं वो दूसरे ट्रीटमेंट कंडीशन के लोगों से ज़्यादा भिन्न हैं, चाहे वो ज़्यादा बूढ़े हों, चाहे एक खास जेंडर के हों, चाहे ज़्यादा स्मार्ट हों, चाहे लंबे हों, चाहे एक खास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हों, तो ये चीज़ें रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगी और एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर देती हैं रिजल्ट्स के लिए कि हो सकता है ये लोग ज़्यादा बूढ़े थे, वो यंग थे, इसलिए डिफरेंस आया। हो सकता है ये मेल्स थे, वो फीमेल्स थे, इसलिए डिफरेंस आया। तो ट्रीटमेंट कंडीशंस में अगर इस तरह के डिफरेंसेस आते हैं, जिसे असाइनमेंट बायस कहते हैं, तो ये एक मेजर कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है किसी भी बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के लिए। दूसरे टाइप का कंफाउंडिंग वेरिएबल जो एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में आपको मिलेगा वो होता है कंफाउंडिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। कुछ पर्यावरणीय कारण, क्योंकि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं, अगर ये अलग अलग कंडीशन जिसमें आप उन्हें टेस्ट कर रहे हैं इनकी परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। मान लीजिए एक ग्रुप को आप सुबह में टेस्ट कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को दूसरे ट्रीटमेंट में दोपहर में कर रहे हैं और तीसरे को शाम में कर रहे हैं, तो समय का भी प्रभाव पड़ सकता है। एक ग्रुप को आप बड़े कमरे में टेस्ट कर रहे हैं, हवादार कमरे में टेस्ट कर रहे हैं, दूसरे को छोटे कमरे में टेस्ट कर रहे हैं जहां बहुत हवा या रोशनी नहीं है, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह के कई सारे वेदर या क्लाइमेट या और भी एनवायरमेंट रिलेटेड या जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है उससे रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं जो रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे और एक कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरह काम करेंगे। यानी ये रिजल्ट्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन पैदा कर देते हैं कि क्या सिर्फ ट्रीटमेंट का अंतर आया है, क्या ट्रीटमेंट की वजह से ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं ग्रुप्स में, या फिर इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से। जैसा यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक पौधा है जिसमें खाद डाली जा रही है, दूसरा पौधा है जिसमें खाद नहीं डाली जा रही है, और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या खाद डालने से पेड़ का विकास बेहतर होता है या नहीं। पर यहाँ देखिए एनवायरमेंटल वेरिएबल एक कंफाउंडिंग के तौर पे काम कर रहा है। एक पौधा धूप में रखा हुआ है, दूसरे पौधे को बारिश या बादल वाला मौसम मिल रहा है। तो यहाँ पर अब एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। मान लीजिए जिस पौधे में आप खाद डाल रहे थे वो ज्यादा बेहतर बढ़ता है दूसरे पौधे से, तो क्या आप ये कह पाएंगे कि हाँ खाद डालने की वजह से ये बढ़ रहा है, या पर्यावरण का भी असर हो रहा है कि एक को धूप भी मिल रही थी और दूसरे को नहीं मिल रही थी। तो जब भी कोई भी वेरिएबल ऐसी परिस्थिति खड़ा कर दे कि जो आप चीजें स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन भी खड़ा हो जाए उस रिजल्ट के लिए, तो हम कहते हैं कि ये वेरिएबल एक कंफाउंडिंग वेरिएबल का काम कर रहा है। और बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में एनवायरमेंटल वेरिएबल्स कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन जो है उसकी कुछ कमियां जो हमने अभी देखी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, जिसमें एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी अपने आप में कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है, और साथ ही कुछ अलग एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। अगर हम इन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की कमियों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके, तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, यानी लगभग समान तरीके के ग्रुप्स। अगर अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में जो हम अलग अलग ग्रुप्स ले रहे हैं ये इस प्रकार से लें कि हर ग्रुप दूसरे से बहुत ही कम भिन्नता रखता हो, लगभग समान तरह के ये हो, तो हम इस कमी को दूर कर सकते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में आती है। और अगर पर्यावरणीय वेरिएबल्स जो हैं, कारक हैं, जिन जो कंफाउंडिंग की तरह काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना हो तो इसके भी तरीके हमने पहले की वीडियोस में देखे हैं, जैसे रैंडमाइजेशन, मैचिंग और होल्डिंग कांस्टेंट। इसके बारे में हमने पहले की वीडियोस में देखा हुआ है, तो आप ये जानते हैं कि एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं इन 3 मेथड्स के द्वारा। अब यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला जो कंफाउंड है उसे कैसे कंट्रोल करें, और वो होता है इक्विवेलेंट ग्रुप्स बनाकर। कोई भी शोधकर्ता अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में किन किन लोगों को डालेगा ये उसके हाथ में है, और इसलिए वो तय कर सकता है कि कैसे वो अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित करे ताकि ये ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत कम अंतर रखें।
इसके लिए अलग अलग ग्रुप्स पहले तो एक तरह से बने होने चाहिए, समान प्रकार से बने होने चाहिए, यानी आप जो पार्टिसिपेंट्स का चुनाव कर रहे हैं पॉपुलेशन से, उस चुनाव करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि लगभग समान तरह के लोग शामिल हो। दूसरा कि उनको आपको एक तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार एक प्रकार का करना चाहिए, यानी सिर्फ ट्रीटमेंट कंडीशन का परिवर्तन होना चाहिए इन 3 ग्रुप्स में, बाकी व्यवहार बिल्कुल समान होने चाहिए। यानी आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं लोगों से, उसमें अंतर ना हो, उनको कैसी परिस्थितियां मिल रही हैं, क्या सुविधाएं मिल रही हैं अध्ययन के दौरान, उसमें अंतर ना हो, बाकी हर चीज समान होनी चाहिए। सिर्फ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो अलग अलग कंडीशंस में वो भाग ले रहे हैं, उसी का अंतर होना चाहिए। और तीसरा कि जो लोग उसमें भाग ले रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उनकी विशेषताएं जिस हद तक हो सके उस हद तक समान रखने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी उनकी उम्र लगभग समान हो, जेंडर लगभग बराबर बराबर बटे हो हर ग्रुप में, जितने मेल हो लगभग उतने ही फीमेल हो, इस प्रकार से। और भी बाकी चीजें जिस हद तक आप मैच कर सकते हैं, मान लीजिए आईक्यू भी आप मैच कर सकते हैं कि लगभग 100 से 110 के बीच में आईक्यू हर ग्रुप के लोगों का है, औसतन आईक्यू सबका 105 106 के अराउंड है हर ग्रुप का, तो ये भी अच्छी बात होगी। सब एक ही तरह के परिवेश से आते हो, ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में बस हाई क्लास लोग हैं, एक में मिडिल क्लास लोग हैं, एक में लो क्लास लोग हैं, सबका मिक्सचर हो हर तीनों ग्रुप में, या सभी एक समान ही हो कि सब मिडिल क्लास के ही हैं मान लीजिए। तो ये सब चीजें आपको इक्वल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट ग्रुप्स बनाना, यानी पहले तो ग्रुप्स इक्वली बनाए जाने चाहिए, यानी आप जब सैंपलिंग कर रहे हैं तो इस तरह करना चाहिए कि लगभग समान तरीके के लोग शामिल हो। दूसरा, उन्हें इक्वल ट्रीट करना चाहिए, बराबरी से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, सिर्फ एक ट्रीटमेंट कंडीशन का अंतर उनके में होना चाहिए, बाकी हर चीज हर तरह का व्यवहार समान रखने की कोशिश करनी चाहिए सभी ग्रुप्स के लिए। और तीसरा कि जो लोग हैं उनकी विशेषताएं भी लगभग समान हो, ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में बहुत यंग लोग आ गए, दूसरे में बड़े ओल्ड लोग आ गए, एक में सब मेल्स ही मेल्स हैं, दूसरे में फीमेल्स ही ज्यादा हैं। ये सब चीजें बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम समान तरह के ग्रुप्स बना सकें। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड वेरिएंस विद इन ट्रीटमेंट्स। जब भी हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, एक सांख्यिकीय टर्म है, एक वैल्यू देता है, एक नंबर आता है जो कि ये बताता है कि एक स्कोर का दूसरे स्कोर से कितना डिफरेंस है। अगर स्कोर्स समान है, लगभग समान है एक दूसरे से, तो कहा जाएगा कि इनके बीच में अंतर यानी वेरिएंस कम है। अगर स्कोर्स काफी डिफरेंस रखते हैं एक दूसरे से, तो हम कहेंगे इन दो स्कोर्स के बीच में डिफरेंस या वेरिएंस ज्यादा है। तो आमतौर पे बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन का उद्देश्य होता है कि हम ट्रीटमेंट्स के बीच में वेरिएंस या डिफरेंस को बढ़ाएं और एक ट्रीटमेंट के अंदर वेरिएंस को घटाएं। बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में हम 2 या उससे अधिक ट्रीटमेंट्स के बीच में वेरिएंस बढ़ाना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि अलग अलग ट्रीटमेंट्स के जो स्कोर आएंगे उनमें अच्छा खासा डिफरेंस रहे, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये ट्रीटमेंट बेहतर है या ये ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है या खराब है या कम है, यानी हम कह पाएंगे कि कारक और प्रभाव का संबंध है। जब हम मान लीजिए टेम्परेचर की अगर बात करें कि 50 डिग्री रखते हैं तो परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहती है, 60 डिग्री करने पे खराब हो जाती है, 70 पर और खराब हो जाती है। तो यहां हम बता पाएंगे कि तापमान का प्रभाव पड़ता है प्रदर्शन पर, कारक प्रभाव का संबंध है। ये हम तभी कह पाएंगे जब हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स के स्कोर में अच्छा खासा अंतर पाएंगे। मान लीजिए कि 50 डिग्री वाले रूम में किसी व्यक्ति ने कुछ प्रदर्शन किया, मान लीजिए कोई टेस्ट दिया, 100 में से उसका स्कोर आया 60, 60 डिग्री वाले में 100 में से उसका स्कोर आया 58, 70 डिग्री वाले रूम में 100 में से व्यक्तियों का स्कोर आया मान लीजिए 57। तो 57, 58 और 60 बहुत ही कम अंतर है इनके बीच में। यहां हम गारंटी से नहीं कह पाएंगे कि टेम्परेचर का कोई प्रभाव प्रदर्शन पर पड़ता है, क्योंकि मामूली अंतर आया है रिजल्ट्स पर, जो और भी कई कारणों से हो सकता है।
अगर यहीं पर अच्छा खासा डिफरेंस आया होता, जैसे 50 डिग्री वाले रूम में अगर किसी का स्कोर आ रहा है 60, 60 डिग्री वाले रूम में अगर उनका स्कोर आ रहा है 45 और 70 डिग्री वाले रूम में उनका स्कोर आ रहा है 20, तो हम यहाँ कह पाते कि हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से अच्छा खासा प्रभाव प्रदर्शन पर पड़ता है, यानी टेम्परेचर एक कारक के रूप में काम करता है और ये प्रभावित करता है हमारे प्रदर्शन को। इसीलिए बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में हम प्रयास करते हैं एक शोधकर्ता के तौर पर कि ट्रीटमेंट्स के बीच में वेरिएंस या डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, उनके स्कोर्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। और विद इन ट्रीटमेंट यानी एक ट्रीटमेंट के अंदर वेरिएंस कम होना चाहिए। अब एक ट्रीटमेंट के अंदर की अगर हम बात करें, मान लीजिए सिर्फ 50 डिग्री वाला कमरा अगर हम अभी बात करें, उसमें भी मान लीजिए हमने 10 लोगों को पार्टिसिपेट करवाया है। अब 10 लोग तो अलग अलग तरह के लोग हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं उनमें कुछ तो होंगी ही, सबका स्कोर एग्जैक्टली सेम तो आएगा नहीं, कुछ भिन्नताएं आएगी। भले सब 50 डिग्री के रूम में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी का 100 में से 60 स्कोर आएगा, किसी का 55 आएगा, किसी का 70 आ सकता है, डिफरेंसेस आएंगे। पर इस डिफरेंस को हम कम करना चाहते हैं, ये जितना कम से कम रहे उतना अच्छा है, क्योंकि कम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये तापमान की वजह से इस तरह का स्कोर आ रहा है। अगर ज्यादा रहेगा तो यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं की वजह से डिफरेंस आ रहा है। जैसा अभी हमने कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप किसी को लेक्चर मेथड से और दूसरे ग्रुप को डिस्कशन मेथड से पढ़ा रहे हैं, पर जिसको मान लीजिए लेक्चर मेथड से पढ़ाया, उसका स्कोर, उस ग्रुप में जो स्कोर है सबका स्कोर लगभग आसपास आना चाहिए। अगर बहुत डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं और वो हमारे रिजल्ट को प्रभावित करेंगे, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि एक ट्रीटमेंट के अंदर स्कोर्स में वेरिएंस यानी भिन्नताएं कम हो, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम हो। इसी तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था मैथ्स के स्कोर्स को लेकर कि एक ग्रुप को हम ट्यूशन से पढ़ा रहे हैं, दूसरे ग्रुप को ट्यूशन नहीं दे रहे हैं, और फिर मैथ्स का स्कोर कंपेयर कर रहे हैं। और इस अध्ययन में हम देखना चाह रहे हैं कि क्या मैथ्स का ट्यूशन देने से लोगों का मैथ्स का स्कोर अच्छा होता है या नहीं। और हमने ये भी एग्जाम्पल लिया था कि इन दोनों ग्रुप्स में हमने 3-3 लोगों को लिया है। अब मान लीजिए वो ग्रुप जिसको हमने ट्यूशन दिया, उसमें जो 3 लोग हैं उनका स्कोर अगर हमने देखा तो एक का स्कोर आ रहा है 10, एक का 60 और एक का 70। अब यहां पर आप देखिए कि तीनों ही लोगों को ट्यूशन मेथड से ही पढ़ाया गया, तो इतना ज्यादा स्कोर का अंतर तो नहीं आना चाहिए कि एक को 10 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से और एक को 70 आ रहा है। पर यहाँ पर ये डिफरेंस क्या दिखा रहा है कि इन दोनों लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। और आप जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं कंफाउंडिंग वेरिएबल का काम करती हैं, और हम चाहते हैं कि ये भिन्नताएं कम से कम हो, न सिर्फ एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में, बल्कि एक ग्रुप के अंदर भी ये भिन्नताएं जितनी कम से कम हो उतना बेहतर है। तो एक का स्कोर अगर 10 आ रहा है, दूसरे का 70 आ रहा है, और फिर आपने पता किया तो पता चला कि जिसका 10 आ रहा है वो व्यक्ति हमेशा से मैथ्स में फेल होता है, उसकी मैथ्स की नॉलेज बहुत खराब है, और दूसरा बच्चा जिसका 70 मार्क्स आ रहा है वो एवरेज बच्चा है, उसके अच्छे ठीक ठाक से मार्क्स आते थे। अब ट्यूशन दोनों को दिया गया तो पता चला कि एक दोनों में प्रभाव पड़ा होगा मान लीजिए ट्यूशन का, पर एक बच्चा जो फेल ही होता था, जिसका 0 आता था, उसका 10 मार्क्स आया, और जिसका 60 आता था उसका बढ़ के 70 पहुंच गया। पर यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ ट्यूशन की वजह से इन दोनों ही में, वो हमें दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इन दोनों लोगों में आपसी अंतर इतना ज्यादा है कि एक का स्कोर 10 आ रहा है, दूसरे का 70 आ रहा है, तो तुलना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। और बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में हमारा उद्देश्य होता है कि किन्हीं 2 या उससे अधिक ट्रीटमेंट के बीच में स्कोर्स में डिफरेंस ज्यादा हो, और किसी भी एक ट्रीटमेंट के अंदर इस कोर्स में डिफरेंस लोगों के बीच में कम हो। अब एक ही ग्रुप के अंदर स्कोर्स में डिफरेंस लोगों के बीच में हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या तरीके हैं। ट्रीटमेंट्स के अंदर
वेरिएंस यानी डिफरेंसेस जो हैं स्कोर्स में उसे कम करने के तरीके। एक तरीका हो सकता है स्टैंडर्डाइजिंग प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट सेटिंग। आप स्टैंडर्ड प्रक्रिया का पालन करें। जब भी आप किसी ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनको आप कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां उन्हें दे रहे हैं अध्ययन के दौरान, ये समान रहनी चाहिए, ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम तो नहीं होंगे जो पहले से लोगों के बीच में हैं, लेकिन कम से कम बढ़ेंगे नहीं। अगर ग्रुप में दो अलग अलग तरह के लोग हैं, मान लीजिए एक हाई आईक्यू वाला व्यक्ति और एक लो आईक्यू वाला व्यक्ति, और मान लीजिए कि आपने जो हाई आईक्यू वाला व्यक्ति है उसके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार किया, बहुत ही पोलाइटली बात की, और जो कम आईक्यू वाला है, थोड़ा कम दिमाग है उसके पास, कम समझता है, आपने उससे चिड़चिड़ा कर कि वो एक बार में बात नहीं समझ रहा है और गुस्सा दिखाकर उससे बात की, तो अब क्या होगा कि वो और डिमोटिवेट हो जाएगा और जो हाई आईक्यू वाला व्यक्ति है वो और ज्यादा मोटिवेट होगा और परफॉर्मेंस में और ज्यादा अंतर आने लगेगा उनके स्कोर्स में। तो हम अगर एक सा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, उन्हें एक सी परिस्थिति देते हैं, उन सभी लोग को जो एक ट्रीटमेंट कंडीशन में है, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कम तो नहीं कर सकते पर कम से कम बढ़ाएंगे नहीं। और दूसरा फायदा एक ये होता है स्टैंडर्ड प्रक्रिया इस्तेमाल करने का कि जब आप अपना अध्ययन करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने एक निश्चित प्रक्रिया से वो चीजें की हैं, और जब कोई और व्यक्ति उसको अपने रिसर्च लैब में दोहराना चाहता है तो वो भी बिल्कुल वही प्रक्रिया उसी तरीके से फॉलो करता है ताकि उसे भी वही परिणाम मिल पाए। दूसरा तरीका होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को सीमित करना, उन पर नियंत्रण लगाना। और इसके क्या क्या तरीके होते हैं ये भी हमने पहले की वीडियोस में देखा है। पहला तरीका तो ये है कि आप कांस्टेंट कर दें या रेस्ट्रिक्ट कर दें इस वेरिएशन को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इस वेरिएबल को जो प्रभाव डाल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई अध्ययन कर रहे हैं और आपको पता है कि इस चीज में मेल्स का स्कोर फीमेल्स की तुलना में ज्यादा आता है, तो अगर आप अपनी एक ट्रीटमेंट कंडीशन में मेल्स फीमेल्स दोनों को शामिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेल्स का स्कोर ज्यादा रहेगा फीमेल्स की तुलना में, और उस ट्रीटमेंट के अंदर ही लोगों के बीच में स्कोर्स का बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, और आप ये नहीं चाहते हैं, आपको यही चीज कम करनी है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने अध्ययन में सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ही लें या सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को ही लें, तो ये अंतर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से समाप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि जो भी वेरिएबल प्रभावित कर रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, उसको आप एक निश्चित रेंज में बांट दें। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कि उम्र का प्रभाव पड़ता है, एज का प्रभाव उस कोर्स में पड़ता है इस टेस्ट में, तो आप कई सारे डिफरेंट एज के लोगों को लेने के बजाय कि पता चला एक 20 साल का भी बच्चा आपके अध्ययन में है और एक 85 साल का व्यक्ति भी है, जाहिर सी बात है इस कोर्स में अंतर आएंगे और अच्छे खासे अंतर आएंगे। तो ये करने के बजाय आप अपने एज का जो आपने क्राइटेरिया बनाया है उसको सीमित कर दें थोड़ा। आप कुछ इस तरह कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने अध्ययन में सिर्फ 18 से 20 वर्ष के बीच के लोगों को ही शामिल करेंगे, तो डिफरेंस आएगा, 18 साल से 20 साल के लोगों के बीच में भी अंतर आएगा पर ये काफी कम अंतर होगा, क्योंकि 18 साल का व्यक्ति और 20 साल का व्यक्ति इनके स्कोर में कोई भारी अंतर नहीं आ सकता। 2 साल में इतना ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता कि बहुत ही मेजर डिफरेंसेस आने लगे। पर वहीं आपने अगर 20 साल और एक 80 साल के व्यक्ति को लिया होता तो बहुत बड़ा डिफरेंस इस कोर्स में देखने में आता। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लिमिट करना, नियंत्रित करना भी एक तरीका होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रैंडम मैचिंग और असाइनमेंट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस मेथड से हम अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में जो दो ग्रुप यूज हो रहे हैं उनके बीच के डिफरेंस को कम कर सकते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंस नहीं कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप रैंडम तरीके से बिना किसी निश्चित तरीके के अपने रैंडम मेथड से, जैसे कि आपने चिट उठाई, जिसका नाम आया उसको इस ग्रुप में डाल दिया, फिर जिसका नाम आया उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, इस तरह से आप बाई चांस वाले फैक्टर से आप लोगों को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहे हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफी बैलेंस हो जाते हैं। मान लीजिए जेंडर का प्रभाव पड़ता हो अगर आपके अध्ययन के स्कोर पर, और इस तरह से आप चिट निकालकर अगर मेल्स को और फीमेल्स को अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अंत में दोनों ही ग्रुप्स में लगभग समान संख्या में मेल फीमेल दोनों ही हो जाएंगे।
तो इससे दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में यानी बिटवीन ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस तो कम होता है, लेकिन एक ही ग्रुप के अंदर तो डिफरेंस फिर भी रहेगा, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं उसी एक ग्रुप में, और मेल्स का अगर स्कोर ज्यादा आमतौर पे आता है, फीमेल्स का कम आता है, तो वो डिफरेंस रहेगा। अगर आप बराबर बराबर भी इन लोगों को बांट देते हैं कि हर ग्रुप में बराबर बराबर मेल्स और फीमेल्स की संख्या रहेगी, तो दो अलग ग्रुप में जो दो अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में भाग ले रहे हैं, उनमें तो डिफरेंसेस बैलेंस हो गए, दोनों में बराबर बराबर मेल फीमेल दोनों में बढ़ गए, लेकिन उस एक ग्रुप के अंदर मेल्स फीमेल्स भले बराबर बराबर संख्या में हो, पर स्कोर्स में तो डिफरेंस आएगा। तो रैंडम असाइनमेंट और मैचिंग एक तरीका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दूर करने का, लेकिन दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंसेस फिर भी रह जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंट्रोल करने का एक और तरीका है सैंपल साइज। सैंपल साइज बढ़ाने से इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ हद तक कंट्रोल होते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने में डायरेक्ट असर नहीं डालता है, पर इनडायरेक्ट वे से ये कम करता है। लेकिन इस मेथड की एक कमी है। कमी ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर सैंपल साइज बढ़ाने का क्या असर होगा, इन दोनों चीज के बीच में स्क्वायर रूट का संबंध है। यानी अगर जो ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से वेरिएंस आ रहा है, उसको अगर मान लीजिए आप 4 पॉइंट कम करना चाहेंगे, तो आपको उसका स्क्वायर यानी 16 गुना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से आपके स्कोर में जो अंतर आ रहे थे उसको आपको 4 पॉइंट्स कम करना है, और आपने अभी तक 20 लोगों का सैंपल लिया था, तो अब आपको 16 गुना बढ़ा के 320 लोगों का सैंपल लेना पड़ेगा, जो काफी टफ काम होता है। 20 से सीधे 320, तो जितना आपको डिफरेंस कम करना है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतना गुना आपको अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उतने लोग आपको लेने पड़ेंगे अपने अध्ययन में। इसलिए अक्सर ये मेथड कम ही इस्तेमाल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम करने के लिए, और दूसरी प्रक्रियाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर इस्तेमाल करना और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करना रैंडम असाइनमेंट या मैचिंग से। बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अलावा भी कुछ खतरे होते हैं जो इस अध्ययन के आंतरिक वैधता को या इंटरनल वैलिडिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से एक है डिफरेंशियल एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है क्षय होना, खत्म होना। तो कोई भी शोध कार्य जो आप कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, उस पर जिन लोगों को, जिन प्रतिभागियों को आपने शामिल किया है, हो सकता है कि अध्ययन पूरा होने से पहले उसमें से कुछ लोग अध्ययन छोड़ दें, और जो रिसर्च के एथिक्स हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनके अनुसार आप लोगों को अध्ययन में बने रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो स्वतंत्र हैं, वो जब अध्ययन छोड़कर जाना चाहें जा सकते हैं। तो मान लीजिए कुछ लोग अध्ययन छोड़कर चले जाते हैं। अब अगर एक समूह में से ज्यादा लोग चले जाते हैं, एक ट्रीटमेंट कंडीशंस में से ज्यादा लोग निकल जाते हैं अध्ययन से, दूसरे में से कम लोग निकलते हैं, तो न सिर्फ सैंपल का आकार भिन्न हो जाता है कि एक ग्रुप में कम लोग बचे, दूसरे में ज्यादा, बल्कि इन लोगों के बीच में और भी भिन्नताएं हो जाती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं डिफरेंशियल एट्रिशन। मतलब एट्रिशन तो है, पार्टिसिपेंट का क्षय हो रहा है, लेकिन डिफरेंशियल है, एक समूह से ज्यादा हो रहा है, दूसरे से कम हो रहा है। इससे आपका रिजल्ट प्रभावित होगा और अध्ययन की आंतरिक वैधता प्रभावित होगी। जैसे मान लीजिए एक कोई शोधकर्ता है, वो देखना चाहते हैं कि एक नया डाइटिंग प्रोग्राम है, इससे कितना प्रभाव पड़ता है लोगों के वेट पर। तो उन्होंने दो ग्रुप बनाया। एक ग्रुप को वो डाइटिंग कराएंगे, 10 हफ्ते का प्रोग्राम है, वो चीज करवाएंगे। दूसरे ग्रुप को कोई डाइटिंग नहीं करवाएंगे। और शुरुआत में जब इन्होंने दोनों ग्रुप बनाए तो उनको हर चीज में समान रखा। उनका वजन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका और भी चीजों को, जेंडर और एज और हर चीज को दोनों ग्रुप में समान रखा गया, ताकि सिर्फ एक चीज का अंतर आए, वो हो कि एक डाइटिंग कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, और फिर स्कोर्स में अंतर देखा जा सके। लेकिन इस अध्ययन के दौरान मान लीजिए कुछ लोग ये 10 हफ्ते का जो डाइटिंग प्रोग्राम था, इस वाले ग्रुप में से निकलकर चले गए कि नहीं, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे भाग नहीं लेना है। अब जो 10 हफ्ते का डाइटिंग प्रोग्राम था, उसमें सिर्फ कुछ ही लोग बचे। हो सकता है बाकी लोग जो छोड़ के गए वो इसलिए गए क्योंकि उन्हें ये प्रोग्राम बोरिंग लग रहा था।
तो वो छोड़कर चले गए। यानी अब सिर्फ वही लोग बचे हैं जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत एकदम डाइटिंग करने के लिए इच्छुक हैं और बिल्कुल मन लगाकर काम कर रहे हैं, उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है इस प्रोग्राम में, सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं। अब मान लीजिए फिर आपने जब इनका 10 वीक का डाइटिंग प्रोग्राम करा लिया और फिर वजन चेक किया इनका और दूसरे ग्रुप का जिसको कोई डाइटिंग प्रोग्राम नहीं दिया गया था, और आपको दिखा कि हाँ डाइटिंग प्रोग्राम वालों का वजन घटा है। क्या आप निश्चित तौर पर कह पाएंगे यहाँ पे कि ये वजन घटा है इसलिए क्योंकि ये डाइटिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है? शायद नहीं, क्योंकि अब आपके डाइटिंग प्रोग्राम में सिर्फ वही लोग बचे थे जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे और जी जान लगाकर काम कर रहे थे। जो लोग बोर हो गए वो छोड़कर चले गए। तो सिर्फ मोटिवेटेड लोग रह गए थे, इसलिए परिणाम तो अच्छे आने ही थे। हो सकता है डाइटिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा ना हो क्योंकि कई सारे लोग छोड़कर भी गए हैं इसे, लेकिन आपका रिजल्ट बता रहा है कि नहीं ये प्रोग्राम अच्छा है और ये सही निष्कर्ष नहीं होगा। तो अगर एक ग्रुप से ज्यादा लोग चले जाते हैं, दूसरे से कम जाते हैं, तो ये आपके रिजल्ट्स की आंतरिक वैधता को प्रभावित करता है और इसे कहते हैं डिफरेंशियल एट्रिशन। ये भी बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के लिए खतरा होता है। दूसरे प्रकार का खतरा जो एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की आंतरिक वैधता को प्रभावित करता है उसे कहते हैं डिफ्यूजन। आप जानते हैं कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में अलग अलग लोगों का इस्तेमाल होता है, पर ये लोग हैं तो इंसान ही। अध्ययन जितने भी देर हो रहा है उसके बाद हो सकता है एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों से बातचीत करते हो और डिस्कस करते हो कि उन्हें क्या कराया जा रहा है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर एक शोधकर्ता है और वो देखना चाहते हैं कि अवसाद को ठीक करने के लिए एक नए तरह की थेरेपी कितनी कारगर है, और वो जाते हैं एक हॉस्पिटल में और वहां जितने भी अवसाद के पेशेंट्स हैं उन सबको दो समूहों में बांट देते हैं, इस तरह से कि वो दोनों ग्रुप लगभग हर चीज में समान हो। अब एक समूह को वो अपना नया ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो बनाया है, उन्होंने नई थेरेपी बनाई है वो करवाएंगे, और दूसरे ग्रुप को कोई नया थेरेपी नहीं करवाएंगे, जो इलाज उनका ऑलरेडी चल रहा है वही चलने देंगे। और फिर वो चाहते हैं कि जब ये थेरेपी खत्म हो जाए तो इन दो ग्रुप्स के बीच में हम तुलना करें कि किसका अवसाद बेहतर हुआ। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जिस ग्रुप को आप नई थेरेपी करवा रहे हैं वो थेरेपी आप जितने भी घंटे करवाते हो उसके बाद जाके दूसरे ग्रुप के लोगों से भी मिलते उलते हो, बातचीत करते हो कि अरे हमें तो नया प्रोग्राम में कराया जा रहा है, उसमें हमें योगा करना सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, इससे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा मन बड़ा शांत होता है, मुझे अच्छा महसूस होता है। तो वो ग्रुप बोलेगा अच्छा कैसे कराते हैं मुझे भी बताओ। तो बता देंगे देखो तुम्हें इस तरह से ध्यान लेना है, इस तरह से मुद्रा करके बैठनी है, इस तरह से चीजें करनी है। अब दूसरा ग्रुप भी वो चीज सीख गया जिसे नहीं सिखाना था ताकि अंतर देखा जा सके। तो अब वो भी सीख गया तो क्या होगा कि उनके भी अवसाद का लेवल थोड़ा कम होने लगेगा, और जो अंतर हमें इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक समय बाद दिखना चाहिए था वो अंतर समाप्त होने लगेगा, वो नहीं दिखेगा, बहुत कम अंतर आएगा या शायद कोई अंतर नहीं आए क्योंकि दूसरा ग्रुप भी चीजों के बारे में जान गया और करने लगा। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। जब एक ट्रीटमेंट में जो चीजें हो रही हैं वो जो कंट्रोल ग्रुप है जिसको कि हमने बस तुलना के लिए कंपैरिजन के लिए रखा है, जिसे हम कुछ नहीं करा रहे हैं, उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और ये डिफरेंस ही ना बचे इन दोनों ग्रुप में कि एक को कुछ कराया जा रहा है नई चीज दूसरे को नहीं करा रहे हैं, तुलना करने के लिए सिर्फ रखे हुए हैं, तो ये जानकारी का जो आदान प्रदान हो रहा है इसे डिफ्यूजन कहते हैं। इंफॉर्मेशन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को जा रही है जिसके चलते अंततः क्या होगा कि दोनों ग्रुप्स में अंतर कम होता जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए स्कूल में आप बच्चों पर अध्ययन कर रहे हैं कि बच्चे आजकल बहुत ही फास्ट फूड खाते हैं, बच्चों में तेजी से डायबिटीज या मधुमेह की शिकायत बढ़ते जा रही है। तो आपने स्कूल में एक नया प्रोग्राम चलाने की सोची और टेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रोग्राम कितना कारगर है। इस प्रोग्राम में बच्चों को शिक्षा दी जाती है मधुमेह के बारे में और कैसे इससे बचाव करना है। अब ये प्रोग्राम कितना कारगर है इसके लिए आपने क्या किया कि स्कूल के बच्चों का दो ग्रुप बनाया, इस तरह से बनाया कि दोनों ग्रुप लगभग समान हो हर चीज में। अब एक ग्रुप को आप एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं जिसमें आप मधुमेह से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, और दूसरे ग्रुप को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। और फिर आप चाहते हैं कि कुछ समय बाद हम इनके खान पान के व्यवहार में अंतर देखने की कोशिश करेंगे, पर हो क्या रहा है कि आपने उनको एक्स्ट्रा क्लासेस तो दी है ग्रुप को, पर ये बच्चे फिर लंच ब्रेक में आराम से एक साथ टिफिन शेयर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं
कि पता है आज हमें ये नई चीज बताई गई, ये चीज खाने से इतना ऐसे ऐसे होता है, अब से तो मैं यही लंच ले आऊंगा, अब से तो मैं बस फल सब्जी खाऊंगा। और दूसरे ग्रुप ने भी समझा अच्छा ऐसा होता है, ठीक है मैं भी अपनी मम्मी से बोलूंगा कि मुझे अब ये सब फास्ट फूड वाली चीजें नहीं खानी, मुझे भी थोड़ी फल सब्जियां दें। अब वो भी बच्चे वैसे चीजें खाने लगे, सारे नहीं तो कुछ तो खाने लगेंगे, हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी नॉलेज हो गई इस चीज की जो उन्हें नहीं दी जानी थी। अब फिर कुछ समय बाद जब आपने टेस्ट किया तो पता चला दोनों ग्रुप्स का तो लगभग समान ही स्कोर आ रहा है, जिससे क्या परिणाम निकलेगा कि आपने जो नया प्रोग्राम बनाया था बच्चों को सिखाने के लिए वो बिल्कुल बकवास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस ग्रुप को आपने सिखाया और जिसको नहीं सिखाया दोनों के स्कोर एक ही जैसे आ रहे हैं। पर यहां पर हुआ क्या असल में, डिफ्यूजन। एक ग्रुप के बच्चों ने दूसरों से बातचीत की और उनको भी सारी जानकारियां दे दी। तो डिफ्यूजन एक बड़ा खतरा हो सकता है बिटवीन ग्रुप्स डिजाइन के लिए। एक और तरह की प्रॉब्लम जो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में देखी जाती है वो है कंपनसेटरी इक्विलाइजेशन की। कंपनसेटरी इक्विलाइजेशन में क्या होता है कि आप जब भी किसी तरह का अध्ययन कर रहे हैं, किसी एक खास प्रकार की चीज का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, कारक प्रभाव का संबंध आपको स्थापित करना है, तो आप दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप को कोई चीज कराते हैं और दूसरे को नहीं कराते हैं, और फिर अंत में तुलना करते हैं कि उनके अंकों में, उनके स्कोर्स में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कंपेंसेटरी इक्वलाइजेशन की बात आ जाती है। यहाँ क्या होता है, जैसे एक केस हम लोग देखते हैं, इसमें हुआ भी था ये चीज कि एक ग्रुप था शोधकर्ताओं का, वो देखना चाहते थे कि क्या आक्रामक टीवी सीरियल देखने के कारण बच्चों में, लड़कों में बदलाव हो रहे हैं, उनके मनोभाव बदल रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ता है आक्रामक टीवी सीरियल देखने का बच्चों पर। तो वो जिन बच्चों पर अध्ययन कर रहे थे उन बच्चों पे उन्होंने दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को आक्रामक टीवी सीरियल्स दिखाते थे, दूसरे को कुछ नहीं दिखाते थे। दूसरे ग्रुप के लोगों को जब पता चला कि अच्छा पहले ग्रुप के बच्चों को अच्छे अच्छे टीवी सीरियल दिखाए जा रहे हैं जैसे बैटमैन, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हमें भी देखना है। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि उसे दिखाया जा रहा है उस ग्रुप को, हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। अब वो तो प्रतिभागी हैं, वो तो बच्चे हैं, या बड़े भी हों तो वो डिमांड करेंगे कि हमारे साथ भेदभाव क्यों। उन्हें थोड़ी पता कि ये क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, वो भी डिमांड करने लगते हैं कि हमें ये चाहिए। अक्सर मेडिकल रिसर्च में भी ये चीजें होती हैं, जहां पर आपने कोई नई दवा बनाई और उसका प्रभाव देखने के लिए आप आधे लोगों को दवा देते हैं और आधे लोगों को नई दवा नहीं देते हैं। तो उन्हें खराब लगने लगता है कि अरे हमें क्यों इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ, एक ग्रुप को अच्छी दवा मिल रही है, नई दवा मिल रही है जिससे बीमारी जल्दी ठीक होगी, और हमें नहीं दिया जा रहा है। तो वो फिर डिमांड करने लगते हैं कि नहीं हमें भी दो। अब अगर उन्हें दे दिया जाए तो दोनों ग्रुप में अंतर ही नहीं बचेगा, फिर अध्ययन कैसे होगा। और नहीं दिया जाए तो वो लोग नाराज होने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो होती है ये होती है कंपेंसेटरी इक्विलाइजेशन की। अगर दोनों ग्रुप को बराबर सच में ट्रीट कर दिया जाए तो दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर आपका अध्ययन किसी काम का ही नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा। आप तुलना कर ही नहीं पाएंगे कि एक ग्रुप में बेहतरी हो रही है कि नहीं दूसरे की तुलना में। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसी से जुड़ी हुई समस्या है कंपेंसेटरी राइवलरी की। इसमें अभी आपने देखा कंपेंसेटरी इक्विलाइजेशन में कि इसमें क्या हो रहा था कि दूसरा ग्रुप जिसे कोई तरह का चीज नहीं दिया जा रहा है, उसे वंचित रखा जा रहा है एक ट्रीटमेंट से, वो कह रहा है कि नहीं हमें भी दो, हमारे साथ भेदभाव क्यों। और अगर उन्हें भी दे दिया जाएगा तो अध्ययन का पर्पस ही समाप्त हो गया, वरना वो लोग विरोध करने पर आ जाते हैं। तो वो था कंपेंसेटरी इक्विलाइजेशन। अभी इसी से जुड़ा हुआ होता है कंपेंसेटरी राइवलरी। इसमें क्या होता है कि वो समूह जिसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिसे चीजों से वंचित रखा जा रहा है, जैसे अगर बच्चों के ग्रुप की ही बात करें कि उसमें प्रभाव देखा जा रहा था कि क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पर एक आक्रामक टीवी सीरियल देखने का। या मान लीजिए कि कोई और ही तरीका, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि मैथ्स की ट्यूशन देने से बच्चे का मैथ्स का स्कोर अच्छा होता है कि नहीं। इसके लिए आपने दो ग्रुप्स लिए, एक को ट्यूशन दिया हफ्ते भर, एक को कुछ नहीं कराया। अब जिस ग्रुप को कुछ नहीं कराया वो हो सकता है कि उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आ जाए कि हमें चीजें नहीं सिखाई पढ़ाई जा रही है, दूसरे ग्रुप को इतना बेनिफिट दिया जा रहा है, तो हम अब खूब मेहनत करेंगे और हम उनके बराबर ही नंबर लाकर दिखाएंगे। तो अब वो दूसरा ग्रुप नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा जैसा करता, और जैसा फिर हमें स्कोर्स दिखते कि ट्यूशन वाले ग्रुप का अच्छा स्कोर आता और इनका कम स्कोर आता। अब ये लोग एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा प्रयास करके
अच्छा स्कोर लाएंगे, जिसकी वजह से ट्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा दूसरे ग्रुप पे ये हमें समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि ट्यूशन पाकर जो बच्चों का नंबर आ रहा है इन लोगों का भी लगभग वैसा ही नंबर आ रहा है, क्योंकि इन्हें लगा कि अच्छा हमें वंचित रखा जा रहा है चीजों से, अब हम बहुत मेहनत करके उनके बराबर ही परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो ये चीज होती है कंपेंसेटरी राइवलरी। यहाँ पर दूसरा ग्रुप जिसे लगता है कि हमें अलग छोड़ दिया गया है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें चीजें नहीं दी जा रही, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यानी उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका नॉर्मल व्यवहार अब नहीं रह जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस दो ग्रुप के बीच में समाप्त हो जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ होता है रिसेंटफुल डीमोरलाइजेशन। ये हो सकता है कि ये ग्रुप सोचे कि अच्छा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे, जैसा कि कंपेंसेटरी राइवलरी में होता है। पर इसका उल्टा भी हो सकता है, वो ग्रुप दुखी हो सकता है कि हमारे साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, हमें खराब समझा जाता है, हमें कमतर आंका जा रहा है, और उनका मोटिवेशन बिल्कुल ही घट जाए। वो नॉर्मल जैसा परफॉर्मेंस कर सकते थे अब वैसा भी ना करें और ही खराब परफॉर्मेंस करें, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस करें। तो रिजल्ट जो आएगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा स्कोर का आने लगेगा। तो दिखेगा कि हाँ ट्रीटमेंट का तो इफेक्ट आया, ट्यूशन देने का इफेक्ट आया, पर जितना इफेक्ट आया उससे कहीं गुना ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप था उसने अब नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं किया, वो दुखी और हताश हो गया है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्होंने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया टेस्ट पे, और नॉर्मली उनका जो स्कोर आता उससे भी काफी कम स्कोर आया। तो यहाँ ये तो दिखेगा कि हाँ ट्यूशन देने की वजह से बेहतर स्कोर आता है उस ग्रुप का, पर जितना प्रभाव पड़ना चाहिए ट्यूशन का, जितना अंतर स्कोर में दिखना चाहिए, उससे कहीं गुना ज्यादा अंतर दिखाई देने लगेगा। यानी वहां भी सही पिक्चर आपको नहीं मिलेगी, आपको सही चीज नहीं पता चलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में देखने में आती हैं। अब ये सारी जो समस्याएं हैं जो देखने में आ रही हैं इंटरनल वैलिडिटी के लिए एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की, इसको कंट्रोल करने का एक बेस्ट तरीका ये होगा कि आप जो अलग अलग दो ग्रुप्स हैं उनका कम्युनिकेशन न होने दें, उनको एक दूसरे से जितना दूर रखें और एक ग्रुप दूसरे के बारे में न जानने पाए उतना बेहतर होगा, जिसकी वजह से न डिफ्यूजन होगा, न कंपेंसेटरी इक्विलाइजेशन, न कंपेंसेटरी राइवलरी, और न रिसेंटफुल डीमोरलाइजेशन, क्योंकि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के बारे में पता ही नहीं है कि दूसरा भी एक ग्रुप है जिसके साथ कुछ अलग चीजें की जा रही हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने देखी ये सिर्फ और सिर्फ एक बिटवीन सब्जेक्ट्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ही आती है, ये विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में नहीं आएगी, क्योंकि विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन में सिर्फ एक समूह ही इस्तेमाल हो रहा है, वही सारे ट्रीटमेंट में भागीदारी कर रहा है। तो ना यहाँ पे डिफ्यूजन की बात आएगी कि एक ग्रुप से इंफॉर्मेशन दूसरे ग्रुप तक पहुंच जा रही है, ना यहाँ कंपेंसेटरी इक्विलाइजेशन की बात आएगी कि एक ग्रुप कहे कि हमें ये दिया गया उन्हें नहीं दिया गया, क्योंकि वही सेम ही लोग हैं, वही हर कंडीशन को करेंगे, तो ये भी सवाल खत्म हो जाता है। वहां फिर कंपेंसेटरी राइवलरी और रिसेंटफुल डिमोरलाइजेशन की भी बात खत्म हो जाती है। तो विद इन सब्जेक्ट डिजाइन में ये सारी प्रॉब्लम्स स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ग्रुप लिया है। तो इसमें आपने बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन के बारे में जाना इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विद इन सब्जेक्ट्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और उसकी कमियां क्या क्या हैं। धन्यवाद।